हेलो एवरीवन गाइस, आई एम तथागत मजा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बायोलॉजी ब्रदर। तो हम लोग आ चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पार्ट नंबर 2 पे। तो इससे पहले लेक्चर पे हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होते हैं, उनके बेसिक डिफरेंसेस, कहाँ कहाँ लोकोमोशन दिखते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या रिवर्सिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ऑल जो लोकोमोशन होता है उसमें मूवमेंट होता ही है और जो आपका मूवमेंट्स होता है उसमें लोकोमोशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हमने जाना है। और इसके अलावा हमने जो एक मसल जो फाइबर होते हैं, तो मसल फाइबर के बारे में थोड़ा सा जो उसका ओवरव्यू, उसका शेप क्या होता है, उसको अगर हम ऐसे माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्या दिखता है वो हमने जाना है। मसल बंडल के बारे में हमने जाना। तो आज हम लोग इस लेक्चर पे बेसिकली पढ़ेंगे कि ये जो मसल के जो सेल है उसमें मायोफाइब्रिल यानी मायोफिलामेंट जिसे आप कहते हैं मसल फिलामेंट का, तो वो फिलामेंट का कुछ स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट होते हैं। आप लोगों को पता है कि एक्टिन और फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट एक होता है और मायोसिन फिलामेंट एक होता है। तो ये जो दोनों फिलामेंट्स होते हैं, इन दोनों फिलामेंट्स का एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर पे जानेंगे ये जो स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट है ये होना क्यों ज़रूरी है और ये कैसे होता है, और उसको याद रखने के लिए एक गाने के थ्रू मैंने ट्रिक्स भी बनाया है, जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो मेरे साथ देखना। मैं ये इस ट्रिक के थ्रू आपका ये जो अरेंजमेंट है ये एकदम एक ही वर्ड के थ्रू, उस गाने का पूरा गाने का एक ही वर्ड आपको याद रखना है, उसी के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो पिछले लेक्चर पे हम लोग पढ़ रहे थे वो एक बार देख लेते हैं कि हमने ये जाना था कि एक्टिन जो है ये आपका लाइट बैंड होता है और डार्क बैंड क्या होता है, आपका मायोसिन होता है। अब यहाँ पे होता है कि ये जो एक्टिन जो होता है तो इसको आप आइसोट्रोपिक बैंड कहते हो या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हो। तो ऐसे करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका बेसिकली क्या होता है, जो डार्क बैंड होता है वो आप एनाइसोट्रोपिक कहते हो उसको, यानी आपका जो मायोसिन होता है उसको आप एनाइसोट्रोपिक कहोगे। तो फिर क्या होता है, तो फिर एक्टिन जो है उसको आप आइसोट्रोपिक बैंड कहोगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, और इसका भी ट्रिक मैं आपको उसी जो गाने के लाइन है उसके थ्रू दूंगा। ठीक है, तो मायोसिन आप लोगों को पता है, एक्टिन भी क्या है पता है। अच्छा, बोथ दिस प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर। आप एक चीज़ कर सकते हो, अपने जो हाथ है, हाथ के उंगली को एक के बीच में एक उंगली ऐसे डाल के देख सकते हो, उसमें जैसा दिखेगा ना, तो अल्टीमेटली जो एक्टिन और मायोसिन का जो अरेंजमेंट होता है करीब करीब ऐसा ही होता है। मतलब करीब करीब वो एक स्ट्रक्चर तो आपके यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो ऐसे स्ट्रक्चर है, लेकिन आप एक उंगली के बीच में अगर दूसरा उंगली डाल रहे हो तो ऐसे हो सकता है। आप एक काम कर सकते हो, आपका आपका जो मतलब जो थंब के बाद जो फिंगर है उस फिंगर के बीच में, उस फिंगर को एक रखो आपका लेफ्ट हैंड का, और उसके बीच में आपका जो राइट हैंड है उस राइट हैंड का जो आपका मिडिल फिंगर और उसके बाद वाला फिंगर डाल दो, तो उससे जैसा दिखेगा तो करीब करीब ऐसा ही होता है। और इस जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में आपका लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट जो आपका जो थंब के बाद का जो उंगली है, तो वो उंगली आपका क्या होता है, वो उंगली आपका मायोसिन की तरह दिखता है। और आपका जो राइट हैंड का दोनों जो उंगली है वो आपका कैसा दिखता है, वो आपका बेसिकली एक्टिन की तरह दिखता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये आपका एक पैरेलली आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे रहता है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट इज़ थिनर एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट। तो ये आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक्टिन इसीलिए लाइट है क्योंकि वो थिन है, और आपका मायोसिन जो है वो हेवी फिलामेंट है तो उससे थिकर होगा और इसीलिए वो डार्क आता है। ठीक है, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड देयर इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इट। यानी आपका जो आई बैंड, आपका एक्टिन जो फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में एक आपका इलास्टिक फाइबर होता है जिसको आप जेड लाइन कहते हो। वो जेड लाइन क्या करता है, वो एक्टिन जो मायोफिलामेंट्स है उनको बाइसेक्ट करता है, या फिर एक्टिन मायोफिलामेंट, या फिर मोर प्रिसाइजली अगर आप कहें तो आई बैंड जो होते हैं उन आई बैंड्स को बाइसेक्ट करता है। कौन करता है, जेड लाइन। ठीक है, these filaments are firmly attached to the these thin filaments are firmly attached to the जेड लाइन। यानी आपका जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो बेसिकली आपका जेड लाइन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड रहता है। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडल बाय ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये याद रखना है, ये थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है। वहाँ पे क्या था, इलास्टिक फाइबर था, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसा एक फाइबर लाइक मेम्ब्रेन है, थिन है काफ़ी,
वो क्या, उसको आप क्या कहते हैं, एम लाइन, या फिर आप ऐसे एम फॉर मिडिल आप समझ सकते हो। तो ये एकदम बिल्कुल मिडिल पे होता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट करके रखा है कि ये जो आपका बीच से जा रहा है ये आपका एम लाइन होता है। ये जो आपका लाल कलर से मैंने यहाँ पे लिख रखा था वो है आपका एम लाइन। और आपका जो जेड लाइन है, तो जेड लाइन आपको पता चल चुका होगा कि ये जो आपका डार्क कलर का दिख रहा है, ये वाला आपका एक्टिन फिलामेंट्स को बाइसेक्ट कर रहा है। और इनका नेचर आपको याद रखना है कि ये जो जेड लाइन है ये एक इलास्टिक फाइबर है, लेकिन एम लाइन आपका एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ना कि कोई ऐसा आपका फाइबर। ठीक है। द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल, यानी मायोफाइब्रिल जो है उसका पूरा लेंथ वाइज ये जो ऐसे पैरेलल जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट रहता है। अच्छा, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स आर कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट इज कॉल्ड द सार्कोमियर। ये आपका एक वीवीआई क्वेश्चन है। मुझे याद तक नहीं है, ये आई थिंक 7-8 बार नीट में पूछा जा चुका है, बहुत बार घुमा फिरा के इसको पूछा जा चुका है कि आपका जो सार्कोमियर है वो किन लाइन के बीच में होता है, या फिर जेड लाइन के बीच के जोन को क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके, यहाँ तक कि ऐसे डायग्राम देखे ये जो जोन है इसको आप क्या कह सकते हैं। ऐसे डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये आपका क्या है, हॉटस्पॉट क्वेश्चन है। और हॉटस्पॉट क्वेश्चन को हम बिल्कुल नहीं छोड़ते, उसको हम डिफरेंट तरीके से, उसको एकदम हम लोग 3D तरीके से, जितने तरीके से हम कर सकते हैं ऐसे तरीके से हम प्रिपेयर करके जाते हैं। ठीक है। तो ये जो सार्कोमियर किन लाइन के बीच में है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे मार्क करके रखा है वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं से पूछेगा, उससे बाहर से पूछने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि आपका जो जेड लाइन है उसका नेचर आपको याद रखना है कि वो आपका बेसिकली एक जो इलास्टिक फाइबर होता है, और आपका जो एम लाइन होता है वो एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, ये आपको याद रखना है। और आपका 2 जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आपसे कह सकते हैं, जिसको आप वो उसका क्या नाम है, उसका सार्कोमियर नाम है, ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद in the resting state the edges of thin filament यानी आपका actin filament on the either side of the thick filament partially overlap the free ends। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, ये आप यहाँ पे थ्योरी से जितना समझेंगे उससे बेहतर आप इमेज से समझेंगे। क्या कह रहा है कि ये जो मायोसिन जो फिलामेंट्स है, मायोसिन फिलामेंट्स तो आप लोग को दिख रहा है कि मायोसिन फिलामेंट्स है। तो इस मायोसिन फिलामेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे बीच में जो मायोसिन फिलामेंट्स है उसके बीच में ऐसे एक्टिन फिलामेंट ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये आपका जो एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पे जा रहा है। तो एक्टिन फिलामेंट जो जा रहा है उसके बीच में भी कुछ थोड़ा सा पोर्शन ऐसे बाकी रह गया जहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ। ये जो जगह है, ये इस जगह पे आपका क्या हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन का आपका एक इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे ऐसे इस लाइन के आसपास। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक दूसरे के बीच में ओवरलैप कर रहा है, लेकिन कुछ मायोसिन के ऐसे पार्ट भी है जहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो वो जो नॉन ओवरलैप्ड पार्ट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप एच जोन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखना है कि आपका यह जो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा जो फिलामेंट यहाँ पे ऐसे जिसके ऊपर ऐसे गोल गोल दिख रहा है वो आपका एक्टिन है। वो गोल गोल जो चीज़ है वो क्या है, वो आप लोग को थोड़े ही देर में यहाँ पे पता चल जाएगा कि एफ एक्टिन जी एक्टिन क्या होता है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये जो बीच वाला फिलामेंट है ये तो आपका बेसिकली मायोसिन फिलामेंट है। अब यहाँ पे ये जो काला वाला पोर्शन है ये आप लोग को दिख रहा है कि ये जेड लाइन है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये तो जेड लाइन के साथ अटैच्ड है, लेकिन मायोसिन फिलामेंट पूरा एकदम एक जेड लाइन से एक दूसरे जेड लाइन तक जा नहीं रहा है। वो कुछ थोड़ा पार्ट है जिसमें ही वो है, लेकिन बाकी के जो ये जो थोड़ा गैप वाला पार्ट है वो दोनों ही तरीके से दोनों ही तरफ है। मतलब जो आपका जेड लाइन है उस जेड लाइन के दोनों ही तरफ एक्टिन फिलामेंट तो है, लेकिन सम पोर्शन उसमें बचा हुआ है जिसमें कि मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ उसी पोर्शन को आप क्या कहते हो, आइसोट्रोपिक बैंड या फिर आई बैंड। यानी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन रहता है। उनका मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि आपका मायोसिन एक्टिन फिलामेंट जहाँ जहाँ है, तो एक्टिन फिलामेंट मतलब उस जहाँ जहाँ है पूरा एक्टिन फिलामेंट आपका आइसोट्रोपिक बैंड में आता है, और पूरा मायोसिन फिलामेंट आपका क्या कहाँ आता है, आपका एनाइसोट्रोपिक बैंड में आता है। तो ये ज़रासर गलत है। आपका एक्टिन फिलामेंट जो जिस पोर्शन में एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के थ्रू ओवरलैप नहीं है, जिनके बीच में आपका जेड लाइन आता है, वही सिर्फ आपका आई बैंड कहलाता है।
वैसे ही सिमिलरली जो ए बैंड है या फिर मायोसिन बैंड है, ये आप कह सकते हो कि हाँ ये तो पूरा ही पूरा ऐसा आ रहा है, तो आप कह सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका भी डेफिनेशन है वो क्या है, आपका मायोसिन फिलामेंट का जो पोर्शन आपका मतलब पूरा जो मायोसिन एक तरफ से दूसरी तरफ है, और जिन पोर्शन में आपका एक्टिन आ रहा है उसी पोर्शन से स्टार्टिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक तरफ का एक्टिन ओवरलैप से स्टार्टिंग हो रहा है, दूसरे तरफ का एक्टिन ओवरलैप तक खत्म हो रहा है, यानी आपका आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि पूरा का पूरा मायोसिन फिलामेंट आपका ए बैंड में आता है। लेकिन यह ध्यान रखना कि ये आई बैंड जो होता है आइसोट्रोपिक, वो पूरा का पूरा एक्टिन फिलामेंट नहीं है, जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट का उस वाला पार्ट है जहाँ पे कोई मायोसिन का अता पता नहीं है, कोई मायोसिन आता नहीं है। और आपका एम लाइन तो ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि एकदम बीच है, बीच में ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए एम लाइन आप एम फॉर मिडिल, और ये पे यहाँ पे एम लाइन है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। एम लाइन आपका क्या होता है, जो मायोसिन फिलामेंट होता है उस मायोसिन फिलामेंट के बीच से ये जाता है, ठीक है। तो आई होप मैंने इस इमेज के थ्रू आपको पूरा पूरा समझा दिया है। और यहाँ पे एच जोन तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि मायोसिन फिलामेंट का वो वाला पार्ट जहाँ पे कोई एक्टिन नहीं रहता है या फिर नॉन ओवरलैप्ड पार्ट ऑफ द मायोसिन इज कॉल्ड एज एच जोन। हाँ, नॉन ओवरलैप्ड पार्ट ऑफ मायोसिन बाई एक्टिन इज कॉल्ड एच जोन, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोल रहा था कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन, ठीक है। अच्छा, एच जोन यहाँ पे मैंने उसके अलावा भी यहाँ पे डेफिनेशन खुद से ही लिख के रखा था, शायद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कोई ऐसा लाइन था कि एच जोन इज द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। हाँ, ये चीज़ है कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का लाइन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया था कि एच जोन का जो डेफिनेशन है ये कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन आपका अगर ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि एच जोन मतलब क्या, आप एकदम आंख बंद करके ऐसा सोचेंगे कि एच जोन मतलब क्या, उसमें आपका जो मायोसिन फिलामेंट है उस मायोसिन फिलामेंट के जो पार्ट, जिन पार्ट में आपका एक्टिन का ओवरलैप नहीं है, वो पार्ट आपका क्या है, एच जोन है। तो वही है कि एच जोन इज द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये क्या कह रहा है, ये मायोसिन के थ्रू नहीं देख रहा है, वो एक्टिन के थ्रू देख रहा है। बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स, ये आपका एक्टिन फिलामेंट्स है, ये आपका एक्टिन फिलामेंट्स है, उनके बीच में भी तो ये गैप है। हाँ, मायोसिन के मिडिल पार्ट है, लेकिन एक्टिन फिलामेंट्स दोनों तरफ के, उनके बीच में भी तो गैप है। एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट के अंदर ही अंदर एक्सटेंड हो रहा है, मायोसिन फिलामेंट तो यहाँ पे पूरा पूरा प्रेजेंट है। मतलब दो तरफ के जो जेड लाइन है उसके साथ अटैच्ड जो एक्टिन फिलामेंट है, उस दोनों तरफ के एक्टिन फिलामेंट के बीच वाला गैप जिसमें कि मायोसिन फिलामेंट जा रहा है, उसी को आप क्या कहते हो, और वो इन बिटवीन द ए बैंड है, थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड इज कॉल्ड द एच जोन, उसको आप एच जोन कह सकते हो। अच्छा, अब इस चीज़ को याद रखने का जो ट्रिक है वो मैं अब आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने एक गाना तो सुना ही होगा कि दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। तो आतिफ असलम का ये वाला, मतलब मेरा गाना काफ़ी बुरा है, तो उस पर मुझे जज मत करना प्लीज़। आई नो कि मेरा वॉइस बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने मतलब कोशिश किया थोड़ा सा, जो भी हो। तो ये जो गाना है आतिफ असलम का, इसमें पहला वर्ड क्या है, दहलीज। तो ये दहलीज अगर आप याद रख दो तो ही आपका हो जाएगा। तो आपका हाँ, दहलीज जो वर्ड है उसको अगर हम स्पेलिंग लिखे DAHLIZ, ठीक है, DAHLIZ, तो यहाँ पे आपका जो डी है, डी फॉर क्या होता है, डी फॉर डार्क आता है, डी फॉर आपका डार्क, आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो आपको सिर्फ आतिफ असलम को वो गाना याद रखना है कि दहलीज पे मेरी ज़िंदगी में जो रखे है तूने कदम, तो ये वाला गाना है वो आपको याद रखना है। तो उसमें दहलीज जो वर्ड है उसको आपको याद रखना है, दहलीज। इसमें डी फॉर आपका आता है क्या, डार्क। अच्छा, डार्क जहाँ पे आता है DA, तो ए फॉर क्या है, एनाइसोट्रोपिक, यानी डार्क बैंड आपका क्या बैंड है, एनाइसोट्रोपिक बैंड है। अगर आपको याद रखने में परेशानी हो रहा है तो आप ये ट्रिक आसानी से याद रख सकते हो। तो DA मतलब डार्क एनाइसोट्रोपिक। अच्छा, उसके बाद DAH, तो दहलीज जो स्पेलिंग है DAHLIZ, तो एच जो है आपको पता चल रहा होगा कि ये एच जोन के बारे में बात कर रहा है। तो एच जोन, हाँ, इसमें आप कह सकते हो कि इसका लोकेशन तो उतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये समझ आ रहा है कि डार्क या फिर एनाइसोट्रोपिक जो बैंड है उस एनाइसोट्रोपिक बैंड के अंदर ही कहीं आ रहा होगा। तो एनाइसोट्रोपिक बैंड के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या, एनाइसोट्रोपिक के जो पार्ट है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन के थ्रू ओवरलैप नहीं है, उसी को आप एच जोन कहेंगे।
अच्छा, उसके बाद एल, एल जो है लाइट, फिर से आप लाइट आ रहा है मतलब एक्टिन आ रहा है। आई, आई फॉर आइसोट्रोपिक बैंड, एल आई। और फाइनली जेड, जेड मतलब क्या, आपका जो आई बैंड है उस आई बैंड का बाइसेक्टर आप कह सकते हो, या फिर एक्टिन फिलामेंट्स का बाइसेक्टर, उसको आप जेड लाइन कह सकते हो। तो ऐसे आप दहलीज जो एक वर्ड है, इस वर्ड के थ्रू ये पूरा स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों को इस ट्रिक में सिर्फ एक वर्ड या फिर एक चीज़ मिसिंग आ रहा होगा कि एम लाइन। तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते, उसको आप ऐसे कर सकते हो कि DAHMLIZ, मतलब दहमलीज ऐसे, मतलब लेकिन वो थोड़ा उतना मेक सेंस नहीं करता, क्योंकि दहलीज जो है ये तो हिंदी एक वर्ड है, गाना भी बहुत सारे लोग सुना होगा ये आतिफ असलम वाला। तो इसीलिए मैंने वो DAHMLIZ, दहमलीज ऐसा कुछ वियर्ड सा साउंड करता है, तो वो भी आप कर सकते हो कि अगर DAHM मतलब HM ऐसे कर सकते हो कि हाँ, आप ऐसे ही याद रख सकते हो उसको अलग से कि HM आप लोगों को पता होता है कि हेड मास्टर जो होते हैं स्कूल वगैरह में, हेड मास्टर होते हैं, तो हेड मास्टर HM, तो एच जोन जो होता है उसके मिडिल पार्ट में एम लाइन हो सकता है। और सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो, पूरा जो सार्कोमियर है उसके एकदम बीचों बीच यानी मिडिल पार्ट्स के थ्रू जो जाता है उसको आप एम लाइन कहते हो। तो आई होप ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मैंने ये दहलीज वर्ड के थ्रू पूरा एकदम उसको उड़ा के रख दिया है। उसको ये आप ट्रिक अगर याद रख लो तो कभी भी आपका कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, तो अब हम लोग आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। मैं इस लेक्चर पे आपको ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर तक ही सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है यानी आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर पे समझाऊंगा। लेकिन अभी इस लेक्चर पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये समझा के छोड़ दूंगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आप लोगों को ये पता है कि जो आपका मसल फिलामेंट्स है एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन फिलामेंट है। और आप लोगों को पता है कि एक्टिन फिलामेंट जो लाइट फिलामेंट है और आपका मायोसिन फिलामेंट जो है वो डार्क फिलामेंट है। अब ये जो एक्टिन और मायोसिन जो है इनके डिटेल स्ट्रक्चर में हम आ चुके हैं। अच्छा, तो एक्टिन जो है उसको बेसिक ओवरव्यू लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक्टिन में जो होता है वहाँ पे थिन कुछ फिलामेंट्स होते हैं जिसको आप एफ एक्टिन कहते हो। मतलब एफ एक्टिन मतलब क्या है, एक्टिन फिलामेंट में है तो एफ फॉर फिलामेंटस, तो फिलामेंटस एक्टिन होते हैं। अब वो जो फिलामेंटस एक्टिन वो किस चीज़ से बना होता है, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूलर चीज़ से बना होता है। तो उनको आप क्या कहते हो, उनको आप कहते हो जी एक्टिन्स। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि छोटे छोटे ऐसे जो गोल जी एक्टिन्स है, तो वो छोटे छोटे गोल जी एक्टिन्स एक मतलब जो अपने साथ अटैच होता हुआ जा रहा है ऐसे ऐसे करके एक लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर अगर वो बना ले तो उसको आप क्या कहते हो, वो फिलामेंट को आप एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन कहोगे। तो ऐसे ही जो फिलामेंटस एक्टिन यानी दो एफ एक्टिन एक दूसरे के बीच में ऐसे जो डीएनए का जो ऐसे हेलिक्स में ऐसे एक दूसरे के बीच में, सॉरी थोड़ा आगे चला गया, हाँ, डीएनए के हेलिक्स में जैसे एक दूसरे के बीच में ऐसे आ जाता है ना, तो ऐसे ही हेलिकल मतलब एक दूसरे के बीच में हेलिक्स की तरह वो मुड़ जाते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपका एफ एक्टिन जो है वो जी एक्टिन से बन रहा है और बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर एफ एक्टिन जो बना रहा है वह ऐसा ही दो जो आपका एफ एक्टिन है वो एक दूसरे के बीच में ऐसे आपका हेलिकल तरीके से मुड़ जाता है। तो ये आपका टोटल जो स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। एक आपका होता है ट्रोपोमायोसिन, आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रोपोमायोसिन जो एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, जो कि एक यहाँ पे आपको एक सिंपल आपका वायर की तरह दिख रहा होगा, जो कि वायर की तरह जा रहा है। और उस जो ट्रोपोमायोसिन है उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 3 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको पूरा मिला के हम ट्रोपोनिन कहते हैं। अब उस ट्रोपोनिन का ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आप सिर्फ यही याद रखना कि ये ट्रोपोनिन्स होते हैं। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसका क्या काम है। तो एफ एक्टिन जो है, तो आप लोगों को पता है कि एफ एक्टिन जी एक्टिन से बनते हैं। अब वो जो छोटे छोटे जो स्फेरिकल जो चीज़ है यानी छोटे छोटे जो मतलब ग्लोब्यूलर जो एक्टिन्स है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ग्रूव्स रहते हैं यानी छोटे छोटे उसमें गड्ढा रहते हैं। अब उस गड्ढे का क्या काम है वो हम लोग जब मायोसिन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम लोग को और ज़्यादा समझ आएगा। तो मायोसिन में क्या होता है कि एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। तो वो एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पे बाइंड करता है, वही जो गड्ढे होते हैं वहाँ पे बाइंड करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हमारा मसल को हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड है, हम तो मसल को रिलैक्स भी करना चाहते हैं।
तो जब मसल रिलैक्स होगा तब हम ये नहीं चाहेंगे कि उसमें आपका जो मायोसिन है उसके साथ बाइंड करके रहे, क्योंकि मायोसिन बाइंड करने के लिए एटीपी खर्चा होता है। तो बॉडी को तो अपना खुद का इकोनॉमी भी देखना पड़ेगा। तो खुद का इकोनॉमी देखने के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ऐसे मायोसिन उसके साथ बाइंड करके रहे। तो इसीलिए जब रेस्टिंग स्टेज है तो उसमें क्या होता है, वो जो ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिन में जो होते हैं, मतलब जी एक्टिन जो होते हैं उसमें जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जहाँ पे अल्टीमेटली जो आप मायोसिन बाइंडिंग साइट भी कह सकते हो, जहाँ पे मायोसिन अल्टीमेटली आके जुड़ेगा, तो वो वाले पार्ट्स को हमें गार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गार्ड नहीं करेंगे तो वो तो जुड़ जाएगा। इसमें भी अट्रैक्शन है, उसमें भी अट्रैक्शन है, दोनों एक साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो उसको ऐसा इसको रोकने के लिए कुछ चाहिए हमें। तो वो वही काम क्या करता है, कौन करता है, ट्रोपोमायोसिन करता है। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो जो ग्रुप्स होते हैं आपका एफ एक्टिन के जो इंडिविजुअल यूनिट यानी जी एक्टिन में, उनको मास्क करता है। अच्छा, अब आप उसको मास्क तो कर दिया, लेकिन जब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है तब तो इसको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए कौन है, उसको हटाने के लिए अल्टीमेटली जो पड़ा हुआ है यानी ट्रोपोनिन है। अब ये ट्रोपोनिन तो ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसर है, फ्री में आके काम कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, कैल्शियम चाहिए होगा। अब आपको इमीडिएटली आपको याद आ रहा होगा कि अच्छा, मसल सेल में एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से कुछ सुना था हमने पिछले लेक्चर पे। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कैल्शियम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कहते हैं मसल सेल के लिए। और तो वहाँ पे वो जो कैल्शियम स्टोर होता है, क्या वो इसी काम में यूज़ होता है? जी हाँ, वहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम यहाँ पे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर सकता है। और ट्रोपोनिन में स्पेसिफिकली ट्रोपोनिन सी, जो आप चाहो तो याद मत रखो, ट्रोपोनिन सी जो पार्ट है उस ट्रोपोनिन सी में बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वहाँ पे एक मतलब सडन एक्साइटेटरी मूवमेंट की तरह होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ट्रोपोमायोसिन को खींच लेता है। और खींचने के बाद अल्टीमेटली वो ग्रुप्स फिर से अनमास्क हो जाता है और वहाँ पे मायोसिन बाइंड कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो एक्टिन का स्ट्रक्चर है वो आपको बोल दिया है। अब सिर्फ आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये काम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इस बार एनसीईआरटी के ये जो एक्टिन का जो स्ट्रक्चर है इसको एक बार आप बस खुद से पढ़ लेना। और यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि एफ एक्टिन इज़ द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन का एक पॉलीमर है। अच्छा, अब हम आते हैं मायोसिन, यानी आपका जो हेवी फिलामेंट या फिर आप थिक फिलामेंट कह सकते हैं। तो वो जो थिक फिलामेंट है उसके स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप अपने खुद के जो हाथ है उसके थ्रू ही आप इसको समझ सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने जो फिस्ट है यानी आपका जो हाथ का जो पाम है उसको एकदम मोड़ लीजिए, जैसे आप किसी को जो बॉक्सिंग के कारण जो कहते हैं ना, ऐसे मोड़ लीजिए। अब मोड़ के अपने जो आपका जो रिस्ट है, रिस्ट के थ्रू आप ऐसे थोड़ा, मतलब 90 डिग्री पे तो आप ला ही नहीं पाएंगे, लेकिन 90 डिग्री के आसपास आप लाएंगे। और ला के आप जैसे नॉर्मल जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ये आपका एक्सरसाइज करने के जो पोज है उस पोज में अगर लाएंगे तो आपका जो जैसा दिखेगा ऐसा बिल्कुल आपका मायोसिन की तरह दिख रहा होगा। अच्छा, अब मायोसिन में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं मायोसिन में। एक होता है आपका HMM यानी हेवी मेरोमायोसिन, मतलब मायोसिन का बेसिकली जो पार्ट है वो मेरोमायोसिन है। तो एक आपका हेवी मेरोमायोसिन होगा, एक आपका लाइट मेरोमायोसिन होगा। और आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि मायोसिन का दो बड़ा ऐसा ग्लोब्यूलर हेड होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि आपका जो अजगर जो सांप होते हैं, तो वो जैसे आपका मुंह उठाता है किसी को, मतलब अपना जो पॉइजन है वो वेनम जो है वो देने के लिए, अगर कोई उसको अपना दुश्मन दिख जाए तो ऐसे करके रखता है, तो वैसा दिख रहा है। तो उसमें दो बड़ा ऐसा ग्लोब्यूलर हेड होते हैं। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, फिर से एक्टिन की तरह एक दूसरे के बीच में ओवरलैप, मतलब हेलिकली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके रहता है। अब ये एक हेड होता है, एक क्रॉस आर्म होता है। क्रॉस आर्म मतलब आपका जो गला का जो पोर्शन है आप समझ सकते हैं, ये वाला जो क्रॉस आर्म है। और उसके बाद फाइनली आपका जो टेल होता है। अच्छा, और यहाँ पे जो मायोसिन का जो हेड है, हेड में दो चीज़ होता है, एक होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो मायोसिन है वो बाइंड करेगा, वो तो ऐसे नहीं है कि चलो ये फ्रीलांसर है ऐसे ही काम कर देगा किसी के लिए। कोई फ्रीलांसर नहीं है आजकल के ज़माने में। तो मतलब कोई भी ऐसे नॉर्मल काम फ्री में नहीं करते। तो ऐसा ही मायोसिन के साथ भी है, ऐसे फ्री में तो काम नहीं करेगा। तो वो एटीपी खाएगा यानी एटीपी लेगा। तो एटीपी तो एक है, आप एनर्जी करेंसी आप कह सकते हो, तो वो एनर्जी लेगा बेसिकली। तो उस एटीपी के एनर्जी से तो वो एक्साइट होगा, एक्साइट होकर वो बाइंड करने के लिए कोशिश करेगा, कहाँ पे, एक्टिन पे। अब एक्टिन पे बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट भी यही ग्लोब्यूलर जो हेड है उसी ग्लोब्यूलर हेड में होता है। अब यहाँ पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, आप लोगों को पता होगा कि एटीपी बाइंड करेगा मतलब ऐसा तो नहीं है कि एटीपी खा लेगा उससे एनर्जी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें एटीपीएज एक्टिविटी होना चाहिए, यानी एटीपी को तोड़ने वाली
जो एनर्जी एंजाइम, और उस एंजाइम के थ्रू अल्टीमेटली जो उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी को यूज़ करके अल्टीमेटली ये जो उस मतलब वहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। जो क्रॉस ब्रिज क्या है क्या नहीं है वो हम अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर जो है मैंने आपसे कह दिया है, लेकिन इसको मैं आपको फिर से एनसीईआरटी से पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अच्छा, क्या कह रहा है कि ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स आर द कॉल्ड मेरोमायोसिन। तो मैंने आपसे कहा कि उसका जो बेसिक यूनिट है वो मेरोमायोसिन है। जैसे कि आपका एफ एक्टिन का जो है जी एक्टिन है, मायोसिन के लिए ये मेरोमायोसिन है। ठीक है, द मेरोमायोसिन कॉन्सिस्ट ऑफ वन थिक फिलामेंट, अच्छा सॉरी ये मेरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट थिक फिलामेंट, यानी आपका जो मायोसिन जो थिक फिलामेंट है वो आपका मेरोमायोसिन से बना हुआ होता है। अब उसके बाद ईच मेरोमायोसिन हैज़ टू इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आर ग्लोब्यूलर हेड, शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। तो द फॉर्मर मतलब क्या, आपका हेड विद अ शॉर्ट आर्म, जो हेड और आपका जो आर्म है, क्रॉस आर्म भी कह सकते हो आप, शॉर्ट आर्म भी कह सकते हो, वो क्या करते हैं, वो आपका HMM यानी हेवी मेरोमायोसिन कॉन्सिस्ट करते हैं। और फाइनली आपका जो लेटर पार्ट यानी जो टेल, जो उसका जो पूंछ है, वो लाइट मेरोमायोसिन में आता है। The heavy meromycin component, that is the head and the short arm, projects outward at regular distances at an angle from each other। तो वो एक दूसरे के बीच में एक छोटा सा एंगल में रहते हैं, और दो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें दो चीज़ें होते हैं, और थोड़ा एक मतलब 90 डिग्री एंगल तो नहीं होता, थोड़ा सा एक एंगुलर पोजिशन में ये रहता है। अच्छा, द ग्लोब्यूलर हेड हैज़ एन ATPase एंजाइम एक्टिविटी, मतलब ATPase एंजाइम रहता है, ATPase एंजाइम जो कि ATP को ब्रेक करता है, जिसका एनर्जी लेता है, एंड हैज़ बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, यानी आपका बाइंडिंग साइट फॉर ATP भी होगा, क्योंकि वहीं पे ATP बाइंड करेगा और ATPase एक्टिविटी के थ्रू उसमें एनर्जी मिलेगा, और उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होता है। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एक चीज़ जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि द ATPase एक्टिविटी ऑफ मायोसिन इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नीशियम आयन। तो ये एक्स्ट्रा एक चीज़ आई थिंक कि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आया है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एज है तो उन चीज़ों को याद रखने में ही भलाई है, क्योंकि वो कभी भी रिपीट हो सकता है, और वो अगर रिपीट हो जाए तो उसको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मायोसिन जो है, मायोसिन के जो ATPase एक्टिविटी है, उसके लिए किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए या फिर ऑप्टिमम होना चाहिए, वो है मैग्नीशियम। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आई होप एक्टिन और मायोसिन जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उनका जो मैंने आपको समझाया है, ये आपको समझ आ चुका होगा। और इससे पहले जो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एक छोटा बहुत मेरा मतलब ऐसे ख़राब वॉइस में थोड़ा गाना भी सुना दिया, और आपका जो दहलीज जो है या फिर दहमलीज अगर आप कोई याद रखना चाहे तो उस ट्रिक के थ्रू ये पूरा जो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है वो आपको याद हो जाएगा। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you very much for your time. All the very best for your preparation.